बड़ा जो है विवाद मचा हुआ है। आखिर ये सियासी संग्राम जो है वो मचा हुआ है महिला आरक्षण बिल को लेकर। लोकसभा में सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तब 1996 में ये बिल टेबल हुआ था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में ये विधेयक पारित हो चुका है। अब उसको ऐसी स्थिति है कि न तो आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है। इमरजेंसी के पहले तक कांग्रेस की निर्बाध सरकार थी और कांग्रेस जो चाहती वो कर सकती थी और कांग्रेस ने जो चाहा वो किया, इवन इमरजेंसी लागू किया। तो सवाल तो ये भी है कि आप इतने साल तक तो क्यों नहीं लाए। 415 सीट कांग्रेस पार्टी को मिले जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी को बाद में इसका पक्षधर मजबूरी में होना पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि महिला आरक्षण विधेयक जैसा कोई विधेयक आए और आधी आबादी को उसका अधिकार मिले। इस बिल को 2023 में ही पारित कर दिया गया था, तो फिर बाद में अभी, और वो भी अचानक। इसकी वजह से अगर पश्चिम बंगाल में 1-2% वोट भी स्विंग हो जाती, तो अभी जो है आगे वो ये कह रही है कि अगर हमारा सरकार बनता है, हमारी सरकार आती है, तो हम आगे भी महिलाओं को आरक्षण देंगे। मैसेज कन्वे बीजेपी की तरफ से होती है और नीचे तक जाती है। उतना मैकेनिज्म अभी कांग्रेस में डेवलप नहीं हो पाया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहात करो, जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। पूरे देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत जो है वो चरम पर है। लगातार देखा जा रहा है कि जब से बिल पास नहीं हो पाया तब से लेकर अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। उसी बीच जो है कांग्रेस भी सामने आ रही है और अपना पक्ष लगातार रख रही है। तो आखिर ये बवाल क्यों मचा है, इसी पर बात करने हमारे साथ अभी मौजूद हैं लगभग 2.5 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय डॉक्टर संजय शेखर जी, जो विभिन्न चैनलों और समाचार पत्रों के संपादक भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, एक बड़ा जो है विवाद मचा हुआ है। आखिर ये सियासी संग्राम जो है वो मचा हुआ है महिला आरक्षण बिल को लेकर। सर, लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस पे हमला बोल रही है, कांग्रेस भाजपा पे हमला बोल रही है। तो आखिर जो सच है वो क्या है, जो सही पक्ष है वो क्या हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इस सच को पूरे देश को जानना चाहिए। देश के हर नागरिक को जानना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक का पूरा इतिहास क्या है। देखिए, लोकसभा में सबसे पहले एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तब 1996 में ये बिल टेबल हुआ था। हालांकि विभिन्न कारणों से उस समय पास नहीं हो पाया था और उस समय से करीब 30 साल का संघर्ष अभी तक जारी है। हालांकि 27वें साल में 2023 में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति महोदया का 27 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर हो चुका है। तो ये विधेयक पारित हो चुका है। लेकिन आपने जो कहा कि मूल सियासत क्या है, मूल सियासत ये है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, उसको लागू करना चाहती है और कांग्रेस की अब मजबूरी हो गई है कि अब उसको ऐसी स्थिति है कि न तो आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है। अब इसको समझने में जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कई लोग कहेंगे कि ये आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि बीजेपी का पक्ष नहीं है, ये सच है। देखिए, आजादी के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ और पहले चुनाव से लेकर के 1977 तक, इमरजेंसी के पहले तक, इमरजेंसी तक कांग्रेस की निर्बाध सरकार थी और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था, क्लियर मेजॉरिटी थी और कांग्रेस जो चाहती वो कर सकती थी और कांग्रेस ने जो चाहा वो किया, इवन इमरजेंसी लागू किया। तो आखिर इस बीच में
कांग्रेस ने महिलाओं को उसका अधिकार क्यों नहीं दिया? एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस आखिर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के नहीं आई। अभी जो सवाल किया जा रहा है कि भाई हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल तो ये भी है कि आप इतने साल तक तो क्यों नहीं लाए? उसके बाद आगे चलिए, 77 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, फिर कांग्रेस की हार हुई, और हार के बाद फिर कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ लौटी, ठीक है। और जब बड़ी ताकत के साथ 1980 में लौटती है, तो 1980 से लेकर 84 तक, जब इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई, बहुत ही दुखद हत्या थी, तब तक कांग्रेस बहुत ताकत में थी। इंदिरा गांधी एक तरफा निर्णय लेने वाली थी, ठीक है। और उसके बाद 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब फिर से लोकसभा चुनाव हुए, तो 1984 के चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला। मतलब 415 सीट कांग्रेस पार्टी को मिले, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उस समय भी आखिर क्यों नहीं आया? तो कांग्रेस पार्टी इसके समर्थक रही है, यह तो नहीं पचता है। इतिहास कहता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी इसके पक्षधर नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी को बाद में इसका पक्षधर मजबूरी में होना पड़ा है, क्योंकि 1996 से पहले तक तो कांग्रेस ने ही राज किया था ना। कुछ अगर छुटपुट सरकारों को छोड़ दे तो संबित सरकार और बाकी को, तो कांग्रेस का ही राज था। तो कांग्रेस क्यों नहीं ले आ पाई थी? सवाल तो है। तो सच ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि महिला आरक्षण विधेयक जैसा कोई विधेयक आए और आधी आबादी को उसका अधिकार मिले। ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये संजय शेखर नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग मुझे कह दे कि बीजेपी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, लेकिन इतिहास है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक 1996 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी तब आई। उसके बाद लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से महिला आरक्षण विधेयक की समर्थक रही है। आप इस सवाल करेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके भी ऐतिहासिक तथ्य है। जब पहली बार 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर समर्थन किया था, ठीक है। और उस समय से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था कि हम महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे और उसको पास करेंगे। और उसका इतिहास ये है कि जब एनडीए की सरकार बनी तो 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2003 में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और बहुमत नहीं था, तो वो पास नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार कोशिश की। लेकिन इसके बाद आता है फिर यूपीए की सरकार आई, तो तब तक ये मामला इतना गर्म हो चुका था और इतना इसका व्यापीकरण हो चुका था, इतना ये चुनावी मुद्दा बन चुका था कि यूपीए सरकार की मजबूरी हो गई इसको लाना। तो यूपीए सरकार में 2008 में राज्यसभा में बिल पेश हुआ और 2010 में राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में इन्हीं के, कांग्रेस के ही, यूपीए सरकार के ही सहयोगी दल, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल थे, लालू यादव की पार्टी, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई जो 33% आरक्षण है उसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोटा में कोटा दिया जाए। और उस कारण ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी में चली गई और वहाँ एक्सपायर हो गई। फिर उस पर इनके ही सहयोगी दल थे, इनसे जो समन्वय कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना था वो उस तरह से नहीं कर पाए, या क्या पता इनका अपना एजेंडा, चूँकि शुरू से इन्होंने कभी लाया नहीं था, तो हो सकता है कि न भी पास करने का रहा हो, जो भी विषय हो। तो वो
नहीं पास हो सका। उसके बाद 2010 के बाद, यूपीए सरकार के बाद, जब बीजेपी को लगा कि हम अब पूरी ताकत में हैं और हम इसको पास करा लेंगे, तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर के आई और लोकसभा में भी पारित कराया और राज्यसभा में भी पारित कराया और पारित हो गया। विधेयक पारित है, अभी विधेयक लागू है। अब आपका मूल सवाल है कि ये फिर सियासत क्यों? मूल विषय यह है कि जो विधेयक पारित हुआ है उसके अनुसार परिसीमन के बाद, ये परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उसके आधार पर इसको लागू होना था और परिसीमन जनगणना के बाद होना था। तो जनगणना की प्रक्रिया अभी पूरी हुई नहीं है और जनगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो परिसीमन होगा नहीं उसके आधार पे। तो अगले चुनाव में उसको लागू करना कठिन था, इसलिए अभी संशोधन विधेयक लेकर के केंद्र सरकार आई थी ताकि हम 2029 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल है और समाजवादी पार्टी और बाकी उन लोगों ने इसका विरोध किया और इसको आगे नहीं जाने दिया। तो अब दोनों ही पार्टियां इसको अपनी सियासत के साथ जोड़ करके इसका नफा नुकसान और इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है। सर, लेकिन जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, आपने पूरा इतिहास बहुत अच्छे से समझाया। इस बिल को 2023 में ही पारित कर दिया गया था, तो फिर बाद में अभी, और वो भी अचानक, क्योंकि 2 चुनावों के बीच में इसको अचानक लाने का मतलब क्या जो है बनता है कुछ? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी जो कार्य होता है उसका अंतिम उद्देश्य जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक को प्रभावित करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करना होता है, क्योंकि राजनीतिक दल है, उनका काम है राजनीति करना और राजनीति का अंतिम उद्देश्य उनका। तो अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु का चुनाव है, बाकी 3 राज्यों के तो हो गए थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, पूरी ताकत इस बार बीजेपी लगाई हुई है और उसको वहां जीतना है पश्चिम बंगाल। तो इस बीच में इसको लाने के पीछे एक मूल उद्देश्य था कि इसका, मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पे, कि इसकी वजह से अगर पश्चिम बंगाल में 1-2% वोट भी स्विंग हो जाती है, बीजेपी के पक्ष में आ जाती है, तो बीजेपी के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा और मुफीद होगा। और मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य से इसको लाया गया था। नहीं तो हो सकता था कि चुनाव के बाद आप ले आते, चुनाव के बाद सेशन कर लेते, लेकिन उस बीच में लाने के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य जो मुझे एक पत्रकार के तौर पे समझ में आता है वो ही है। अब बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू, आप अगर इसका विरोध करके इसको गिरा देंगे तो आपको हम महिला आरक्षण विधेयक के, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विरोधी करार देंगे, महिलाओं आदि आबादी के विरोध आपको करार देंगे और हम जा करके सब जगह कहेंगे। और बीजेपी कह रही है, बंगाल चुनाव में भी कह रही है, सारे राज्यों में अभी जो है निंदा प्रस्ताव लाने वाली है बीजेपी शासित राज्यों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रैलियां हो रही है। तो उससे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध एक बड़ा राजनीतिक हथियार के तौर पर, एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसका इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। और ये उसका अधिकार भी बनता है क्योंकि उसने काम किया है, तो उसका लाभ तो लेना उसका जाहिर सी बात है। अब हम कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, सवाल ये भी उठता है, बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई कांग्रेस को भी तो मौका था, इतने साल मौका था, क्यों नहीं किया, अब भी ले लेते लाभ उसका। और पीएम मोदी तो लोकसभा में कह रहे थे कि भाई हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको क्रेडिट हम दे देते हैं ब्लैंक चेक पे हस्ताक्षर करके, आप इसका सपोर्ट करिए, लेकिन नहीं किया। तो अब बीजेपी को आप मौका देंगे और बीजेपी जैसी पार्टी को, तो वो तो उसका राजनीतिक लाभ लेगी, वो आपके लिए छोड़ेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जी बिल्कुल सर, लेकिन दोनों पक्षों की अगर बात करें तो विधेयक गिरने से किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी जा जा करके कह रही कि नहीं हम तो समर्थक हैं, हमने जो है 2023 में साथ दिया, ठीक है। तो भाई अभी अगर इसको लागू हम कर देते तो क्या आफत आ जाती भाई? अभी संशोधन अगर पास ही हो जाता तो क्या आफत आ जाती? ठीक है, आप कहते हैं कि भाई वो अपने हिसाब से आप परिसीमन कर लेते, अपने हिसाब से आप जो है सीटों का वो कर लेते और 2029 की बिसात बिछा लेते, ये आपका कहना है। भाई ये तो लागू होना है, ठीक है, विधेयक पारित हो चुका है तो लागू होगा, उसको पहले लागू करना चाह रहे थे और सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि 2029 में लागू हो जाए, उसमें और डिले ना हो। तो उसमें हर्डल आप बने हैं और बीजेपी जैसी पार्टी सामने है, तो उसका तो अधिकांश जितना लाभ ले सकती है वो लेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी उसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रही है जितना कम हो, और जगह जगह ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी के महिला आरक्षण विधेयक जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसके समर्थक हैं, ठीक है। तो लेकिन इतिहास आपका जो है वो बताता है कि आप समर्थक नहीं रहे हो, आप मजबूरी में समर्थन किए हो, वो तो इतिहास है ना भाई। आप जब बहुत मजबूत थे, जब आप खुद अकेले करने वाले थे, तब तो कभी किया नहीं आपने। तो इतिहास तो ये है कि आपको मजबूरी में जब एचडी देवगौड़ा ले आए, बीजेपी इसके प्रबल समर्थक थी, देश में जब इसके खिलाफ इसको लेकर के माहौल बनने लगा तो आपकी मजबूरी थी यूपीए सरकार में इसको लाना, उससे पहले तो आपको भी लाया नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका ज्यादा लाभ जो है वो बीजेपी को मिलेगा। सर, जो कांग्रेस है वो कह रही है कि हम बिल के खिलाफ नहीं है, हम इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं जो अचानक हो रही है। तो आपको क्या लगता है जो प्रक्रिया है वो असली विवाद का कारण है या फिर राजनीति का ही कारण? देखिए, मैं जैसा कि मैंने पूरा इतिहास बताया, ये पूरा इतिहास किसके फेवर में है? ये पूरा इतिहास जो जानेगा वो देखेगा और बीजेपी सबको बताएगी ये पूरा इतिहास जगह जगह जा करके, तो उससे फायदा बीजेपी को होना है, ठीक है। तो कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, इसका फायदा बीजेपी ज्यादा उठाएगी, ये तय है। अब कांग्रेस को अपना फेस सेव करना है और अपने कोर वोट बैंक को बचाना है। तो अभी क्या हुआ कि जब ये परिसीमन वाला मुद्दा आया तो दक्षिण भारत के सारे राज्य इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी और शक्ति संतुलन जो उत्तर और दक्षिण का है पार्लियामेंट में वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो स्टालिन का आपने बयान सुना, बाकी दक्षिण के जो राज्य हैं और बड़े नेता हैं उनका बयान सुना, वो सब लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, परिसीमन नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का कोर वोट बैंक उधर ज्यादा है, तो उनके साथ कांग्रेस हो गई ताकि उसका कोर वोट बैंक बचा रहे, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान जो उत्तर भारत है, ठीक है, वहां पर जो अधिकांश महिलाएं और उत्तर भारत जो पूरा चाह रहा था कि महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाए, वहां पर जो जमीन कांग्रेस की है उसमें से कुछ जमीन कांग्रेस की और खिसक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, जो कांग्रेस है वो ये भी कह रही है कि हमने पहले से ही निचले स्तरों पर आरक्षण महिलाओं को दे दिया है, तो अभी जो है आगे वो ये कह रही है कि अगर हमारा सरकार बनता है, हमारी सरकार आती है तो हम आगे भी महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो ये दोनों बातें समझ नहीं आई सर। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, महिला आरक्षण का पूरा इतिहास मैंने आपको बताया। आपने कब दिया महिलाओं का आरक्षण? कब दिया आपने? जब पूरे देश में माहौल बनने शुरू हो गए, ठीक है, पूरे देश में जब माहौल पूरी बन गया कि नहीं अब नहीं बच सकता, तो आपने मजबूरी में दिया, जहां भी दिया, ठीक है। और उसमें कोई आपने ऐतिहासिक काम कर दिया हो ऐसा विषय नहीं था। ऐतिहासिक काम ये होता है कि आप शुरू से उसके पक्ष में रहते हैं और आप ताकत का लाभ उस रूप में लोगों को देते हैं। जब विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया पूरे देश में और उसके बाद आपने दिया, तो आपकी मजबूरी, मतलब वो लोगों की जीत थी, आप हाथ फैला के दे रहे थे, ऐसी बात नहीं थी।
दोनों हाथों से दे रहे थे, ऐसा विषय नहीं था। तो और बीजेपी जैसी पार्टी है जो ये सारे इतिहास को जनता के सामने रखती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका, हाँ, कांग्रेस इसके माध्यम से जितना डैमेज कंट्रोल, बीजेपी जितना डेंट करना चाहती है, उसको जितना इस बचा सकती है उतना बचाने की कोशिश कर रही है। अब डिपेंड ये करता है कि मीडिया में कितने प्रभावी तरीके से कांग्रेस अपनी बात रख पाती है, क्योंकि प्रभावशीलता के दायरे में अगर देखा जाए और मीडिया की पूरी दुनिया के माध्यम से, तो जो मैसेज कन्वे बीजेपी की तरफ से होती है और नीचे तक जाती है, उतना मैकेनिज्म अभी कांग्रेस में डेवलप नहीं हो पाया है। उस तरह से मैसेज, जो कांग्रेस का मैसेज है, एकदम अंतिम व्यक्ति तक, नीचे तक पहुंच जाए उसी रूप में और वो इम्पैक्ट डाल पाए, वो मैकेनिज्म अभी कांग्रेस को डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसका अधिकांश लाभ बीजेपी ले जाएगी, कांग्रेस को केवल अपना डेंट जो है उसको बचाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपसे अंतिम क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको सच में आरक्षण मिल पाएगा या फिर बरसों की तरह आगे भी ये राजनीति में ही फंस के रह जाएंगे? नहीं, आरक्षण तो मिलेगा, क्योंकि विधेयक पारित है, विधेयक पारित है, विधेयक अभी लागू है, कानून लागू है, तो ये तो मिलना है, ये तो तय है। लेकिन इसकी सियासत और होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार इसको जल्द लागू करने के लिए ये संशोधन विधेयक लेकर के आई थी, और मोदी जी ने उस दिन अपने संबोधन में कहा कि हम जो है लड़ते रहेंगे और अधिकार दिला करके रहेंगे। तो संभव है कि एक आध बीच में और संशोधन आ जाए, या फिर कोई और तरीके से जल्द महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश की जाए। बीजेपी का तो देखिए, ये तो हिस्टोरिकल वर्क रहा है, ऐतिहासिक ये काम रहा है, और इसको अंतिम उस तक तो बीजेपी पहुंचा देगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, यदि कोई बहुत बड़ा अंतर ना आ जाए। और मुझे लगता है कि ये यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अब अगर मान लीजिए कि अगले चुनाव में, एक तो अगला चुनाव 33% आरक्षण के आधार पर ही होना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ा ट्रबल नहीं हुआ तो। हालांकि थोड़ी देरी हो रही है, जनगणना के कारण और फिर परिसीमन के कारण थोड़ी देरी होने की संभावना है, उसी के लिए ये संशोधन विधेयक लाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कोई ना कोई रास्ता निकाल करके अगले चुनाव से पहले इसको लागू कर देगी, नोटिफिकेशन कर देगी, और अगले चुनाव में इसका भरपूर लाभ लेकर के फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी, ऐसा एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है। और महिलाओं को ये हक तो मिलेगा, देर हुआ है लेकिन मिलेगा, और अब ज़्यादा देर होने वाली नहीं है, क्योंकि देश की महिलाएं जग गई है, देश की आधी आबादी जग गई है, और साथ में जो आधी आबादी पुरुष का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो भी चाहता है कि महिलाओं को उनका हक मिले। क्योंकि अगर आपको भारत को विकसित बनाना है, विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करना है, तो आपको आधी आबादी को उसका हक देना पड़ेगा, उसको विकास में मुख्य भागीदार बनाना पड़ेगा। उसके बगैर आप विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये तो लागू होगा, जो बीच में जो भी बाधाएं आ रही है वो बाधाएं आएंगी। एक ज़माने में जो है लज्जा नाम की एक काव्य संग्रह आया था, और उसमें बहुत अच्छी पंक्ति थी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूष स्रोत सी बहात करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा था। लेकिन वो जमाना था, अब जमाना बहुत आगे चली गई है। आज के ज़माने में
वो केवल पीयूष स्रोत नहीं है महिलाएं, अब बहुत आगे चली गई है, तो उसको उसका हक मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में हमारे दर्शकों को सारी तथ्यों के माध्यम से सारी चीज़ों को समझाया है। ऐसे ही अलग अलग विशेष मुद्दों पर देखने के लिए, अलग अलग चर्चाएं देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार।